Morning class. So today we are here again. So today's topic is delegation. ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी तक ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट, उसके प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन बेसिकली होता क्या है? डेलीगेशन इज समथिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर पावर, डिस्ट्रीब्यूटिंग योर ड्यूटीज टू सम अदर पर्सन, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। अब जैसे कि एग्जाम्पल लो, मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपने जो है एक एक्टिविटी करानी है कॉमर्स से रिलेटेड, और उस एक्टिविटी को आपने प्रेजेंट करना है। तो मैंने उस एक्टिविटी के लिए क्या किया कि मैंने कुछ बच्चे हायर करे, हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ काम दे दिया। जैसे किसी को पेंटिंग का काम दे दिया, किसी को कंटेंट डिज़ाइन करने का काम दे दिया, किसी को डाटा कलेक्ट करने का काम दे दिया। तो मैंने क्या करा, अपने काम को बांट दिया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन। तो डेलीगेशन इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर अथॉरिटी एंड योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, डेलीगेशन का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी यानी अपनी पावर, अपनी ड्यूटी को और अपनी आंसरेबिलिटी को क्या कर देना? बांट देना। दैट इज नोन एज डेलीगेशन। अब आप जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, अ मैनेजर नो मैटर हाउ कैपेबल ही शी इज कैन नॉट मैनेज टू डू एवरी टास्क ऑन हिज और हर ओन. The overload of work makes it impractical for him or her to handle by himself or herself. So in order to ensure the work is accomplished and the organizational goals are achieved, ही शी मस्ट डेलीगेट दी अथॉरिटी. अब एक मैनेजर जो है अपने आप में हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. जब हर फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो इसलिए वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता. जब वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता तो उन सारे कामों को करने के लिए वो क्या करता है कि कुछ काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि जो है हर एक काम एक स्पेशलिस्ट द्वारा हो और हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. तो इसी का मतलब है डेलीगेशन रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट. इसीलिए कहते हैं डेलीगेशन का मतलब क्या है? अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देना. कहाँ से? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में तो ट्रांसफर नहीं होते ना. कोई आप लोग तो मुझे अथॉरिटी नहीं दोगे ना, मैं आपको अथॉरिटी दूंगी, है ना. तो इसलिए फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी को पावर देना, ड्यूटी देना और उस काम के लिए उसको आंसरेबल बनाना कि भाई ये तुम्हारी पावर है, ये तुम्हारी ड्यूटी है और तुम इस काम के लिए क्या हो? आंसरेबल हो. इसी को हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन. ठीक है, अब आती है बात डेलीगेशन की. जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्या लिखी है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि अथॉरिटी किसको देना? सबऑर्डिनेट्स को, जिसके अंदर रह के वो अपने काम को, अपने वर्क को क्या कर सकें? कंप्लीट कर सकें. अब डेलीगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं. 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. मतलब जब भी डेलीगेशन होगा तो 3 चीज़ें पास ऑन होती हैं. क्या? पहली पावर, दूसरी ड्यूटी, तीसरी उसकी आंसरेबिलिटी. अब ये चीज़ क्या है? ये तीनों चीज़ें हैं. अथॉरिटी का मतलब होता है जब आप डेलीगेट करते हो, किसी भी काम को डेलीगेट करते हो, तो आपने कोई काम दिया यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, फिर आपने उस काम को करने के लिए उसे क्या दी? पावर दी यानी अथॉरिटी दी, और फिर उसे आंसरेबल बनाया कि भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है ये कि आप इस काम को पूरा करें. तो दैट इज़ नोन एज अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं. सबसे पहला अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर. इट रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज और पोजीशन. अथॉरिटी का मतलब होता है वो पावर जो एक किसी भी इंडिविजुअल के पास होती है, जिसके वजह से वो किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके पास क्या है? पावर्स हैं. दैट इज़ नोन एज राइट टू टेक दी डिसीजन. उसके पास ये राइट है कि वो डिसीजंस को ले सके. ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक दी डिसीजंस और पावर टू कंप्लीट अ वर्क. किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो भी पावर चाहिए वो. नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी. किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को कैसे करना है, क्या करना है, वो क्या है, तो वो भी सुपीरियर किसको देता है? सबऑर्डिनेट को. इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द टास्क. मतलब किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को किस तरीके से करना है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तीसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. भाई जब रिस्पॉन्सिबल आप हो, पावर भी आपके पास है, तो उसकी आंसरेबिलिटी भी किसकी होगी? आपकी. तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द वर्क परफॉर्म्ड. किसी भी काम को करने के लिए आपकी
आंसरेबिलिटी। अब एक चीज़ का फ़र्क समझिए आप लोग, स्क्रीन में देखिए, जो अथॉरिटी है आपकी, जब आप किसी को पावर देते हो, जब आप किसी को पावर देते हो तो यानी सुपीरियर किसको पावर देगा? सबऑर्डिनेट को। कभी भी सबऑर्डिनेट तो नहीं देता ना सुपीरियर को पावर। तो जब भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को पावर दे रहा है तो यानी कैसे फ्लो कर रही है? टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसे चलती है? टॉप टू बॉटम। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे चलती है? बॉटम टू टॉप। मैं आपको आंसरेबल नहीं होंगी, आप मुझे आंसरेबल होगे, इसलिए वो कैसे चलती है? बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी चलती है आपके टॉप टू बॉटम और अकाउंटेबिलिटी आपकी चलती है बॉटम टू टॉप। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपका जो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? डेलीगेशन करना क्यों ज़रूरी है? डेलीगेशन करने का मतलब होता है काम को बांटना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इफेक्टिव मैनेजमेंट। वाई इफेक्टिव मैनेजमेंट? क्योंकि मैंने बताया एक मैनेजर हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको आपके काम का वर्कलोड रिड्यूस जो है करना है, अगर आपको आपका वर्कलोड रिड्यूस करना है तो उस वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए आपको काम को डेलीगेट करना होगा। यानी जब आप काम डेलीगेट करोगे तो आपका किसी भी मैनेजर का क्या होगा? वर्कलोड रिड्यूस होगा। तो उसे छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाकी के अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स में क्या कर सकेगा? ईजिली कंसंट्रेट कर सकेगा। दूसरी चीज़ एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। डेलीगेशन करने से, काम बांटने से क्या होता है? एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है। जब हर एक एम्प्लॉय को आप कुछ ना कुछ काम दोगे, कुछ ना कुछ उसको पावर दोगे, तो उसका भी पर्सनैलिटी का क्या होगा? डेवलपमेंट। वो भी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेगा, अपने टैलेंट का यूज़ करेगा, अपने स्किल्स का यूज़ करेगा, जिससे कि वो और ज़्यादा डेवलप होता चला जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है जब आपको काम मिलता है। जब मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को काम देता है तो उससे क्या होता है? एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। हाँ भाई हमें पावर मिली है, हाँ भाई हमें जो है कोई काम मिला है, अब हमें इस काम को जो है ईजिली कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम बांटते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे बढ़ता है? टॉप लेवल के पास जो भी काम है वो किसको बांटेगा? मिडिल को। फिर मिडिल लेवल के पास जो काम आएगा फिर वो अपने अपने क्या बांटेंगे? डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे। जब अपने अपने डिपार्टमेंट्स में बांटेंगे फिर वो काम कहाँ तक आएगा? लोअर लेवल तक। फिर लोअर लेवल से काम कहाँ तक आएगा? वर्कफोर्स तक। तो इस तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? काम को डेलीगेट किया जा रहा है। हर एक बंदे के पास कुछ ना कुछ काम है, उसकी अथॉरिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके टैलेंट से रिलेटेड। तो जब हर एक को कुछ ना कुछ उनकी इसके अकॉर्डिंग काम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली द होल ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो। बेटर कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे के पास पावर है, हर एक बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर एक बंदे के पास उस काम को करने के लिए क्या है? आंसरेबिलिटी है कि अगर वो काम अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मतलब उसका असर किसी दूसरे पे नहीं आएगा। क्विक एंड बेटर डिसीजंस। क्विक एंड बेटर डिसीजंस। क्विक एंड बेटर डिसीजंस। क्विक एंड बेटर डिसीजंस क्यों होंगे आपके? क्विक एंड बेटर डिसीजंस इसलिए होंगे क्योंकि जब हर एक बंदे के पास उसकी पावर होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो क्या होगा? जब हर एक बंदे के पास उसकी पावर होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो अपने ही लेवल पे, अपने ही पॉइंट पे क्या कर सकता है? ज़्यादा बेटर तरीके से डिसीजंस को ले पाएगा। जब सही तरीके से डिसीजंस को ले पाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्विक डिसीजंस होंगे, ऑन द स्पॉट हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल सकता है। ठीक है। अब जो मैंने आप लोगों को आज ये पढ़ाया, मैं इसका एक थोड़ा सा रिव्यू आपको फिर दे रही हूँ दोबारा से। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया डेलीगेशन। डेलीगेशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, मतलब एक स्केलर चेन में टॉप लेवल से लोअर लेवल तक अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने को हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन। तो डेलीगेशन करते वक्त हम लोगों की तीन इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं आप लोगों के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स? वो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जिसमें सबसे पहला है आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक दी डिसीजंस। किसी भी काम को करते वक्त आपको जो भी डिसीजंस लेने हों उसके लिए पावर। इसलिए तो हम कहते हैं कि डेलीगेशन का फ़ायदा क्या होता है? क्विक डिसीजंस, हमें जल्दी डिसीजंस मिलते हैं, जल्दी हम किसी भी काम के लिए एक्शन कर सकते हैं। और अथॉरिटी आपकी कैसे फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम। ठीक है। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क। किसी भी काम को करने के लिए आपकी ड्यूटी क्या है या ऑब्लिगेशन क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी काम को करने की आपकी ड्यूटी। ये भी कैसे फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, फिर उसके सबऑर्डिनेट तक, फिर उससे नीचे सबऑर्डिनेट तक, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आपकी कैसे फ्लो करती है, बॉटम टू टॉप। हमेशा आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है अपने सीनियर की तरफ होती है, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, यानी बीइंग आंसरेबल फॉर द वर्क, वेदर इट इज गेट सक्सीड और नॉट। हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई डेलीगेशन क्या करता है, जितने भी लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी लेवल्स में क्या कर देता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो अथॉरिटी भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और अकाउंटेबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो जब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वर्कलोड जो है हर एक के लेवल पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मैनेज हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो इससे वो क्या हो जाता है, वर्कलोड जो है टॉप लेवल का वो कम हो जाएगा, तो वो बाकी के अदर मैटर्स पे ज़्यादा ईजिली तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, जब आप काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एम्प्लॉयज़ को भी मौका मिलेगा कि वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी एक्सपीरियंसेस को शो कर सकें अपनी परफॉर्मेंस में, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तीसरी चीज़ मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है हमारा काम अच्छा हो रहा है, और जब काम अच्छा होगा तो उन्हें क्या करा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। अप्रिशिएट किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ भी क्या होते रहेंगे, रेगुलरली मोटिवेट होते रहेंगे। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। जब एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है और तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, विच लीड्स टू ग्रोथ एंड सर्वाइवल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन। क्यों होगा बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबको मालूम है सबने क्या काम करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटी हैं, क्या अकाउंटेबिलिटी है ना। तो जो कि इन सारी, जब सबको सबका काम मालूम है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी अथॉरिटी मालूम है, तो सबके बीच में एक ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा इंस्टेड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन्स। लास्ट में है क्विक एंड बेटर डिसीजंस। आपके डिसीजंस ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा बेहतर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप अपने लेवल पे क्विक डिसीजंस ले सको, ठीक है। अब यही है आप लोगों का आज का टॉपिक, आप लोगों को इतना ही समझा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बार बार सुनिएगा। आप लोगों को जो नोट्स हैं वो यही नोट्स हैं जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन में दिए हुए हैं, आप लोग यही नोट्स जो हैं अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं एडवांस में बता दूं, इस सैटरडे अगेन मैं आपका टेस्ट लूँगी चैप्टर नंबर 2 का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो प्लीज़ गेट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी टेस्ट, गेट रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है। इसीलिए मैं आपको 2 दिन एडवांस में बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको, अपना रिविजन कर सको और तैयारी कर सको अपने टेस्ट के लिए। नोट्स मैंने आपको बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको स्क्रीन में भी शो किए हैं, यही नोट्स आप लोग अपनी कॉपीज़ में लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? आई होप सभी को जो मैंने आज पढ़ाया है बहुत ही इजी टॉपिक भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है और मैंने इसको अभी एनलार्ज नहीं किया, ज़्यादा बड़ा टॉपिक अभी नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज आप इसी पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। ओके, फॉर टुडे इट्स ओवर, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे इन एंड प्लीज़ 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 मार्क योर अटेंडेंस। एवरीबडी इज़ नॉट मार्किंग देयर अटेंडेंस, दे आर नॉट सबमिटिंग देयर अटेंडेंस, तो प्लीज़ मार्क करवाइए। थैंक यू।